सभी लोगों की एक ही समस्या है, वोकैबुलरी कैसे याद करें, वोकैबुलरी कैसे याद करें, वोकैबुलरी कैसे याद करें। लेकिन हमें वोकैबुलरी याद करनी ही नहीं है, वोकैबुलरी हमें समझनी है, सीखनी है। अगर हम वोकैबुलरी को समझेंगे, सीखेंगे तभी बात बनेगी। रटने से कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, याद करने से कभी भी किसी को वोकैबुलरी याद हुआ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जिनसे हम 100% वोकैबुलरी सीख सकते हैं। मैं सीखने की बात बोल रहा हूं, मैं याद करने की बात नहीं बोल रहा हूं, राइट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा कि मैंने कैसे वोकैबुलरी को इंप्रूव करा, मैंने कैसे वोकैबुलरी सीखा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं वोकैबुलरी को इंप्रूव करते समय। तो चलिए सबसे पहले मैं उन गलतियों के बारे में बताता हूं कि लोग अक्सर गलती क्या करते हैं। तो इसमें पहला देखो गलती क्या है। पहला इसमें गलती है कि लोग वोकैबुलरी को रिमेंबर करते हैं, मतलब रटते हैं, उसको क्रैम करते हैं, रट करके चलते हैं। वोकैबुलरी रटने से कभी नहीं होता है। ध्यान देना, रिमेंबर वर्ड का मतलब होता है याद करना, लेकिन एक दिन याद करने से वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती है। देखो साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंस का भी देखो एक रिसर्च है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर याद करते हैं तो दिन भर में 50 to 80% हम भूल जाते हैं। 50 to 80% वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से निकल जाती है। 10 दिन के बाद क्या होता है कि हमारे पास मात्र 20% बचता है, और एक महीना होते होते सारे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से गायब हो जाता है, हमारे माइंड से गायब हो जाता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम याद करते हैं, लेकिन याद भी तभी रहेगा ना जब हम उसको हर दिन याद करेंगे। अगर एक वर्ड आज हमने याद किया तो उसी वर्ड को आपको अगले एक महीने तक, 2 महीने तक, सालों भर लगातार याद करना पड़ेगा, तभी वो चीज आपके ब्रेन में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा। लेकिन जरा सोचो, इंग्लिश में लाखों वर्ड्स है, क्या पॉसिबल है कि हम बैठ करके हर दिन लाखों वर्ड्स को बार बार रिपीट करें? रिमेंबर करना का मतलब होता है रिपीट करना, तभी वो चीज आपको याद रहेगा। लेकिन अक्सर लोग करते हैं क्या, एक दिन रटते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो कभी भी प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो कभी भी हम लाखों वर्ड्स को हम याद नहीं कर सकते हैं, और याद करने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको छोड़ना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। वोकैबुलरी याद करने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ये गलती सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। सेकंड देखो गलती क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। कलेक्टिंग पीडीएफ्स, कलेक्टिंग पीडीएफ्स एंड अदर मटेरियल्स, कलेक्टिंग पीडीएफ्स एंड अदर मटेरियल्स। अब देखो सेकंड गलती क्या करते हैं लोग, उन्हें मटेरियल चाहिए कि मुझे ढेर सारा ऐसा वर्ड मीनिंग का ऐसा रिसोर्स मिल जाए ना, जहां पर ढेर सारे वर्ड्स हो जाए, बैठ करके रटेंगे। बहुत सारे लोगों को अगर पीडीएफ मिल जाए तो सोचते हैं कि चलो मेरा वोकैबुलरी अब कंप्लीट हो गया। तो देखो ये क्रेज आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हम कहीं से भी मटेरियल जुगाड़ करें, हम कहीं से भी पीडीएफ जुगाड़ कर लें। इसके लिए 10 तरह के वेबसाइट हम घूम लिए, 10 तरह के कोचिंग ज्वाइन कर लिए, हम इसके लिए हम 10 तरह के लोगों के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहां से मुझे 10 तरह का पीडीएफ मिल गया। आप जिंदगी भर केवल मटेरियल इकट्ठा करते रह जाओगे, कभी भी आपका वोकैबुलरी सही नहीं हो पाएगा। तो वोकैबुलरी हमें मटेरियल जुगाड़ नहीं करनी है। मटेरियल जुगाड़ करने से केवल और केवल आपके दिमाग पे लोड बढ़ेगा ही, आप केवल जमा करते जाओगे। आपके पास अगर वो पीडीएफ को अगर आप पजेस कर लोगे ना, वो पीडीएफ आपके अधिकार में आ जाओगे, तो आप बहुत गर्व फील करोगे, चलो मेरे पास फलना टीचर का इतना बड़ा वर्ड का लिस्ट है। ठीक है, फलना टीचर तो अपने जगह पे सही है, फलना टीचर वो सीख चुके हैं, तभी वो मटेरियल आपको बांट रहे हैं। क्या बैठ करके वो मटेरियल आप पढ़ रहे हो? नहीं ना, आप केवल जमा कर रहे हो। अपने फोन के स्टोरेज को भी आप क्या कर रहे हो, आप उसे बर्बाद कर रहे हो। आपके फोन का स्टोरेज भी क्या होता है उसमें, आपका फोन का स्टोरेज भी उसमें वेस्ट होता है, क्योंकि आप बहुत सारे मटेरियल आप भर लिए हो। तो कभी भी हमें ज्यादा बुक्स या फिर ज्यादा पीडीएफ्स कलेक्ट करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। केवल आप रोते रहोगे कि मेरा वोकैबुलरी नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? आप तो यहाँ पर रटने का काम कर रहे हो, आप मटेरियल जमा करने का काम कर रहे हो, कैसे याद हो जाएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा देखो क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश का हिंदी मीनिंग बताइए, हमें वैसा डिक्शनरी बताइए जहां पर हम इंग्लिश का हिंदी सीखेंगे। ध्यान देना, जो बच्चा इंग्लिश से हिंदी का खेल खेलता है ना, उसे थोड़ा बहुत किसी वर्ड का मीनिंग तो पता हो जाता है, लेकिन एग्जाम में पेपर उसका कभी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि पता है हिंदी में एक मीनिंग के लिए इंग्लिश में कई वर्ड्स हैं। हिंदी में एक मीनिंग के लिए इंग्लिश में कई वर्ड्स है, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग हैं।
अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सेंस में वो सारे वर्ड्स का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ध्यान देना, हम यहां पर एक वर्ड लिखते हैं इंपॉर्टेंट, यहां पर हमने एक वर्ड लिखा इंपॉर्टेंट, एक वर्ड हमने और लिखा वाइटल, एक वर्ड हमने और लिखा वाइटल, चलो एक वर्ड हम और लिख दिए एसेंशियल, एक वर्ड हमने और लिखा एसेंशियल। देखो अगर आप इसका हिंदी मीनिंग चेक करोगे हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी में, तो इन तीनों का जो मीनिंग दिखाएगा ना, इसका जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ दिखाएगा वो दिखाएगा कि महत्वपूर्ण, इसका मीनिंग है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का भी मीनिंग है महत्वपूर्ण, वाइटल का भी मीनिंग है महत्वपूर्ण, और एसेंशियल का भी मीनिंग है महत्वपूर्ण। अब मुझे बताओ कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिल इन द ब्लैंक का, जहां पर सेंटेंस बना करके दे दिया और ऑप्शन में आपको ये तीनों ऑप्शन दे दे, तो फिर आप क्या करोगे? आपको पता है कि हिंदी में तीनों का मीनिंग महत्वपूर्ण होता है, तब तो हम किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तब तो बात आपकी बनी की बिगड़ी, बात आपकी बिगड़ गई। यहां पर हिंदी सीखने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि आपको अवॉइड करना है कि हिंदी से आप इंग्लिश मीनिंग सीखें, राइट। थोड़ा सा हमारा, अगर हम इंग्लिश से हिंदी पे, अगर हम इंग्लिश से हिंदी मीनिंग चेक करते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे थोड़ा जोर कम पड़ता है। लोग दिमाग पे जोर नहीं लेना चाहते हैं, इसी कारण से वे लोग रटने का काम करते हैं, ऐसा शॉर्टकट खोजने के चक्कर में रहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए। कोई भी अगर यूट्यूबर अगर ऐसा एक वीडियो बना दे, कोई भी टीचर एक ऐसा वीडियो बना दे, बड़ा सा थंबनेल में लिख दे क्या 5 मिनट में वोकैबुलरी सीखने की गारंटी, पता है पूरा रेलगाड़ी बन जाएगा। बहुत सारे लोग उसको इतना क्लिक करेगा, इतना क्लिक करेगा, इतना बार देखेगा ना, इतना बार देखेगा ना कि उसमें मिलियंस में व्यू चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। हर किसी चीज को आप तभी सीख पाओगे जब उसमें आप टाइम दोगे, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, तभी सीख पाओगे। लेकिन लोग केवल सोशल मीडिया के दुनिया में लोग घूम रहे हैं वैसे रिसोर्सेस को खोजने के चक्कर में कि जहां से मुझे एक ऐसा दिव्य शक्ति मिल जाए जहां से 5 मिनट में हमारा वोकैबुलरी खत्म हो जाए, वोकैबुलरी हम सीख जाए, पूरा घोल के पी लें। ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान देना। तो जहां पर थोड़ा सा पेन लेना पड़े ना, जहां पर थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़े, तो समझना कि ये जोर अच्छा चीज है, ठीक है। कहने का मतलब जब तक आप तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। जब तक आप दिमाग पे लोड नहीं लोगे, ब्रेन पे लोड नहीं दोगे, तो ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे होगा? फिर अभी से लोड नहीं दोगे दिमाग पे, तो बाद में जाकर के आप कैसे खुल करके सोच पाओगे? तो इसलिए ध्यान देना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरी तरह से आप हिंदी से डिटैच हो जाओ, लेकिन देखो आपका एफर्ट क्या होना चाहिए। आप पहले इंग्लिश से, ध्यान देना आप लोग, आप सबसे पहले क्या करो, इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग चेक करने का कोशिश करो। आप इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग चेक करने का कोशिश करो, इंग्लिश से इंग्लिश चेक करो, और तब आप उसके बाद हिंदी को रेफर कर सकते हो, तब आप हिंदी को रेफर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप हिंदी पूरी तरह से छोड़ दो, लेकिन मीनिंग जब भी चेक करना है तो पहले इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करना। इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने से पता है फायदा क्या होता है? इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने से फायदा ये होता है कि हम एक वर्ड का मीनिंग चेक कर रहे हैं और उसी बहाने 4 वर्ड मुझे और मिल जाएंगे, ठीक है। और वो 4 वर्ड अगर बार बार हमें मिलेगा ना डिक्शनरी खोजते समय, तो वो चीजें क्या होंगी, रिपीट होगी, और रिपीट होगा तो चीजें हमें याद हो जाएंगी। तो इसलिए पहले इंग्लिश टू इंग्लिश। अच्छा, कुछ बातें आपको इंग्लिश में ही समझ में आ जाएगी, कभी कुछ बातें आपको इंग्लिश में इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा उतना आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, और कभी कभी कुछ बातें आपको हिंदी में इतना बेहतर समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक बार हमारे एक सर थे, वो पढ़ा रहे थे बैंकिंग का, जीए पढ़ा रहे थे, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहे थे। अब उसमें एक बच्चा था कि कुछ बच्चे बोलते थे सर कि हमें हिंदी में नहीं पढ़ना, आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाइए, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता। अब वो टीचर थे, ज्यादातर हिंदी में पढ़ाते थे। अब उन्होंने बोला कि चलो आज आप लोगों को मैं मुद्रा के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चे को पता ही नहीं कि मुद्रा क्या होता है। सोचो, इंडिया में ही रह करके हिंदी भाषा में बोल भी रहा है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं कि मुद्रा क्या होता है। बोला सर इसका इंग्लिश बताइए। तो इंग्लिश में बताया गया करेंसी, तो करेंसी बताया तो समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो अगले बार जब क्या हुआ कि जब सर बोले कि चलो आज मैं आप लोगों को ऑम्बड्समैन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ऑम्बड्समैन के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चा बोल रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, ऑम्बड्समैन का मतलब क्या होता है? तो फिर सर बोले कि इसको हिंदी में लोकपाल बोलते हैं। तो देखो, वही बच्चा एक चीज को इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ गया और एक चीज को हिंदी में ज्यादा बेहतर समझा। तो इसलिए हमें दोनों ही लैंग्वेज का हेल्प लेकर के चलना है। हम किसी एक लैंग्वेज पे टिके नहीं रहेंगे, हमें दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चलना है। कुछ बातें हमें हिंदी में जल्दी समझ में आएगा जो इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, कुछ इंग्लिश में समझ में आएगा जो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीखना है, और सीखने के लिए अगर हमें कोई भी सोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, कोई भी मेथड का इस्तेमाल करना है, हम करेंगे।
चाहे इंग्लिश टू हिंदी करना पड़े, हिंदी टू इंग्लिश करना पड़े, लेकिन ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पड़ जाना। बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन, सर हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा, हर चीज का हिंदी मीनिंग पूछता है, हिंदी मीनिंग। आप खुद बताओ, जब आप एग्जाम में बैठते हो, आप जब पेपर देते हो, तो पेपर में क्या, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हिंदी में हमें क्वेश्चन हमें बाइलिंगुअल करके नहीं देते हैं। मैथ में क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, आपको रीजनिंग में क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएगा, आपको जीके जीएस में आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर तो हिंदी का एक शब्द भी अपनी देखोगे, तो इसलिए अगर आप हिंदी का आदत लगा करके चलोगे ना, तो फिर आप इंग्लिश जल्दी नहीं सीख पाओगे। बात, इसमें एक गलती और है जो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। देखो ये गलती क्या है, ध्यान देना, ये गलती देखो क्या है, वोकैब का ट्रिक खोजना। देखो कोई ट्रिक नहीं होता है, ध्यान देना, वोकैब का कोई ट्रिक नहीं होता, एग्जाम में ट्रिक व्रिक सारा फेल कर जाता है। वोकैब का कोई भी ट्रिक नहीं होता। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मैं आपको वोकैबलरी का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक दिन में आपका सारा एक दिन में 10,000 वोकैबलरी हम आपको याद करवा देंगे, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव है ही नहीं कि एक दिन में आपको ट्रिक के माध्यम से 10,000 वोकैबलरी आपको याद करा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सारे चीजें काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है, और बच्चे लोग काल्पनिक दुनिया में जीना ज्यादा चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना इस चीज को। वोकैबलरी का कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ, एक निमोनिक टेक्निक होता है याद करने के लिए, तो निमोनिक कोई ट्रिक नहीं है, निमोनिक है अपने ब्रेन के साथ खेलना। हम अपने ब्रेन के साथ हम कैसे खेलते हैं, जब हम किसी चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, उसमें कहानी बना देते हैं, कहानी जोड़ देते हैं, कुछ उसमें मसाला लगा देते हैं ना, तो चीजें हमें याद हो जाती है, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना। तो ये सारे गलतियां आपको क्या करना है, सबसे पहले अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉलो क्या करना है, एक्चुअल चीज क्या, जो मेरे लाइफ में भी हेल्प किया। मैं भी जब इंग्लिश सीखा ना, तो वही मेथड मेरे को मेरे को हेल्प किया। मैं भी उसी मेथड से समझ पाया, सीख पाया। एक समय था कि मैं भी तरह तरह की इन गलतियां किया करता था, कोई फायदा नहीं होता था। मैंने करीबन 1 से 2 साल बर्बाद की इन्हीं सारी चीजों में। फिर मुझे पता चला कि मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब है कि उस चीज में टाइम देना, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट वर्ड लर्न करना है, ठीक है। लर्न रूट वर्ड्स, लर्न रूट वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड्स को सीखना है। देखो मैं कभी भी बोलूंगा तो लर्न करना बोलूंगा, मैं रिमेंबर करना, याद करना मैं नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड सीखना है। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ध्यान देना कि इंग्लिश में, इंग्लिश का जो वोकैबलरी है ना, मोर देन 60%, 60% से ज्यादा वर्ड्स जो है ना, ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जिस तरह से हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं, फारसी भाषा से लिए गए हैं, उर्दू से लिए गए हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स को दूसरे लैंग्वेजेस से बोरो किए गए हैं, जिसमें लैटिन और ग्रीक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो है ना, उसका जड़ क्या है, लैटिन लैंग्वेज है और ग्रीक लैंग्वेज है। तो आज के समय में हम जितने भी वर्ड्स देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का एक जड़ होता है। तो अगर हम जड़ पे काम करेंगे ना, तो बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे ही सीख जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि अगर हम रूट वर्ड्स पे काम करेंगे, तो टेक्निकली हम चीजों को समझेंगे और हमें रटना नहीं पड़ेगा। और एक रूट का अगर हम मीनिंग समझ गए ना, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज के जड़ तक जाओ तो आप चीजें बहुत आसानी से, सब चीज का राज खुलने लगता है। तो इसलिए पहले जड़ पे जाने का कोशिश करो, राइट। तो देखो रूट वर्ड का मैं एक एग्जांपल देता हूं। वर्ड्स जो होते हैं ना, वर्ड्स बनाए जाते हैं, तो वर्ड्स बनाने के लिए भी तो कोई इंग्रेडिएंट्स होता होगा ना, कोई वस्तु होता होगा ना। तो उसका वस्तु क्या है, रूट वर्ड्स है, सफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस है, रूट वर्ड्स है। तो इन्हीं सारे के, ठीक है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, नए वर्ड्स का निर्माण होता है। तो आप इसको सीखो कि वर्ड्स का निर्माण कैसे होता है, टेक्निकली चीजों को समझोगे, कभी रटना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना है आपको। जैसे कि मैं यहां पर एक रूट लेता हूं पोर्ट, जैसे कि यहां पर मैं एक रूट लेता हूं पोर्ट। अब देखो पोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, बात को ठीक से समझिएगा। पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना। तो ध्यान देना है, जब कभी भी ये वर्ड हम देखेंगे पोर्ट, ध्यान देना है, कभी भी किसी वर्ड्स के अंदर में अगर मुझे ये पोर्ट वर्ड दिखाई दे ना, पोर्ट, तो पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना। कैरी करना का मतलब उठा लेना, उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या अपने पास क्या करना, होल्ड करके रखना। अब देखो
यहां पर पोर्ट हमारा क्या है, पोर्ट एक रूट वर्ड है। अब देखो इसी रूट वर्ड से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ध्यान देना, पोर्ट से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखो पहला क्या बन जाएगा, इसी पोर्ट से हमने बना दिया इंपोर्ट, इसी पोर्ट से बना एक्सपोर्ट, इसी पोर्ट से बना पोर्टेबल, इसी पोर्ट से बना पोर्टर, इसी पोर्ट से बना रिपोर्टर, इसी पोर्ट से बना, ध्यान देना है, इसी पोर्ट से बना ट्रांसपोर्ट, बात समझ में आ रही है, इसी पोर्ट से बना डिपोर्ट, इसी पोर्ट से बना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो देखो कितने सारे वर्ड्स हम पोर्ट से बना पा रहे हैं। एक वर्ड है पोर्ट जो कि रूट वर्ड है, और उसी रूट वर्ड से देखो कितने सारे वर्ड्स बन गए। अभी और भी वर्ड्स बन सकते हैं, उसी रूट वर्ड से और भी वर्ड्स बन सकते हैं। तो वो बंदा मूर्ख ही होगा जो इंपोर्ट का अलग से इंपोर्ट को अलग से रटेगा, एक्सपोर्ट को अलग से रटेगा, पोर्टेबल को अलग से रटेगा, पोर्टर को अलग से रटेगा, रिपोर्टर को अलग से रटेगा, पोर्टफोलियो को अलग से रटेगा, डिपोर्ट को अलग से रटेगा, ट्रांसपोर्ट को अलग से रटेगा। तो जो व्यक्ति बैठ करके इन सारे वर्ड्स का अगर रटने का काम करे ना, तो सोचो कि अपना मुश्किल वो खुद बढ़ा रहा है, अपने समस्या को खुद ही बढ़ा रहा है। फिर कहता है कि रोना रोता है कि इंग्लिश एक अच्छा लैंग्वेज है ही नहीं, वर्ड्स याद ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो चीजों को डिफिकल्ट आप बना रहे हो ना, क्यों बना रहे हो? क्योंकि जहां पर हम एक वर्ड से सीख करके हम कई सारे वर्ड्स मीनिंग को हम आसानी से उसके मीनिंग को समझ सकते हैं, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके जगह पे आप अलग अलग वर्ड्स रट रहे हो। तो पोर्ट का मतलब हो गया कैरी करना। अब देखो इम्पोर्ट, इम का मतलब होता है इनसाइड। तो कोई चीजें जब हम बाहर से अंदर लाते हैं, जैसे हम कुछ वस्तु को दूसरे देश से क्या करते हैं, आयात करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब हुआ बाहर से चीजों को कैरी करके अंदर लाए। एक्सपोर्ट का मतलब देखो क्या हुआ, एक्स का मतलब हुआ एक साइड, एक्साइड का मतलब क्या हुआ कि चीजों को हम अपने जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पोर्टेबल का मतलब देखो क्या हुआ, पोर्ट का मतलब हुआ कैरी करना, और एबल का मतलब होता है जो उसके लायक हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि कैरी करने के लायक हो। जैसे छोटा छोटा चीज होता है ना, पोर्टेबल कूलर हो गया, ठीक है। मोबाइल क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया, ठीक है। टेलीफोन हम एक जगह रख देते थे, लेकिन मोबाइल क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया, हम उसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको हम कैरी करके कहीं ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल कहते हैं। आप ध्यान देना, पोर्टर, आप स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो आप पोर्टर वगैरह को आप ढूंढते हैं कि आपके लगेज को पोर्ट करे वो। तो जो आपके लगेज वगैरह आपके सामान को पोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसको हम पोर्टर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए रिपोर्टर, तो रिपोर्टर का क्या काम होता है, रिपोर्टर का काम होता है किसी न्यूज को फिर से क्या करना, रिपोर्ट करना, न्यूज को, किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करके पहुंचाना स्टूडियो तक, ठीक है। वो रिपोर्टर हो गया। बात समझ में आ रही है? पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कोई भी ऐसा चीज जो बहुत सारे आइटम को अपने साथ कैरी कर सके, जो बहुत सारे आइटम को अपने पास कैरी करके रख सके, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, डिपोर्ट का मतलब होता है सीधे उसको भेज देना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। तो एक जगह से दूसरे जगह जब आप उसको शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाता है ट्रांसपोर्ट। तो कहने का मतलब है कि एक रूट से देखो हम कितने वर्ड कर लिए हैं, एक रूट है, वर्ड देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक रूट वर्ड से हमने 8 वर्ड कर लिए। रूट वर्ड एक है, वर्ड हम कितने सीख गए, 8 सीख गए। अब मुझे बताना, कभी भी अगर आपको पोर्ट का मीनिंग पता होगा कि इसका मतलब कैरी होता है, और पोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड अगर बन करके आ जाए एग्जाम में, क्या उसका मीनिंग हम कभी भी भूल पाएंगे? एक्चुअली यहां पर हम समझने का काम कर रहे हैं, तो कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बहुत आसानी से उसके मीनिंग को समझ करके अपने मतलब किसी के भाषा को, लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे। अगर एग्जाम में है तो तुरंत हम वहां पर, अगर सिनोनिम के क्वेश्चन है या एंटोनिम के क्वेश्चन है या किसी भी तरीके से वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ, हम तुरंत वहां पर लगा लेंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो चीजें क्या होता है, हम अपने लिए खुद मुश्किल बना देते हैं, जबकि इतना आसान है चीजों को करना। तो अब एक चीज है कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए सर, रूट वर्ड हम कैसे करेंगे? रूट वर्ड सर ये तो बहुत अच्छा चीज आप बता रहे हैं, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो ध्यान देना, बहुत जल्द मैं इसी यूट्यूब चैनल पे रूट वर्ड्स का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। जितना भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, जिनसे वर्ड्स बनते हैं, राइट, वह सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स को मैं इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करूंगा।
अलग से उसका मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि सारे रूट वर्ड्स का आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मैं बहुत जल्द ही रूट वर्ड पे काम करना शुरू कर दूंगा, राइट। और सेकंड चीज है, सर रूट वर्ड का कोई किताब वगैरह आता है क्या? बिल्कुल आता है। रूट वर्ड का एक सबसे फेमस बुक है वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखे गए, बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक है। बहुत ही आपको वही 150 के आसपास में या फिर 200 रुपए आपको लगेंगे, आपको बहुत आसानी से मार्केट में किसी भी बुक स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो वर्ड पावर मेड इजी को भी अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए ना तो रूट वर्ड से कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप वर्ड पावर मेड इजी को अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप उसे परचेस नहीं कर सकते हो, तो आप थोड़ा दिन वेट कीजिए। मैं बहुत जल्द ही रूट वर्ड्स पे वीडियो ला रहा हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला, अगला क्या है कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना है। आपको रीडिंग हैबिट आपको बना करके चलना है। देखो बार बार क्यों बोलते हैं रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग करो? अगर आपके अंदर अगर एक रीडिंग का एक हैबिट है ना, आप हर दिन इंग्लिश के कंटेंट को पढ़ते हो, चाहे 5 मिनट पढ़ते हो, चाहे 10 मिनट पढ़ते हो, चाहे 1 घंटा पढ़ते हो, लेकिन अगर आप हर दिन अगर इंग्लिश के कंटेंट को पढ़ते हो, सुनते हो, तो समझ लेना कि आपका इंग्लिश बहुत जल्द ही अच्छा होने वाला है, या फिर आपका इंग्लिश पहले से अच्छा है। बात समझ में आ रही है? तो रीडिंग के कई बेनिफिट हैं। रीडिंग के सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? बार बार हम रीडिंग करते हैं तो हमें उसका स्पेलिंग याद हो जाता है। तो स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान देना, जब हम बार बार रीडिंग करते हैं तो मुझे बताना कोई एक ऐसा वर्ड है, कोई एक ऐसा वर्ड है, क्या वो वर्ड एक ही बार आएगा? क्या लाइफ में दोबारा अगर हम कभी कोई न्यूज पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होगा? बिल्कुल रिपीट होगा। यानी बार बार रीडिंग करने से क्या होता है कि वैसे वैसे वर्ड से हम बार बार विजिट करते रहते हैं, वैसे वैसे वर्ड से मेरा बार बार मुलाकात होते रहता है, ठीक है। और जिन चीजों के हम बराबर कांटेक्ट में रहते हैं ना, बराबर हम उसको देखते रहते हैं, बराबर उनसे मिलते रहते हैं, तो वो चीजें हमारे ब्रेन में होता है, हमारे जहन में होता है, वो कभी भी हमारे माइंड से जाता नहीं है। आप एक दिन किसी वर्ड को रट लोगे, उसके बाद आप उस पर काम नहीं करोगे ना, तो 100% आप भूलोगे। एक कहावत सुने हैं ना आप कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई भी चीज अगर हमारे नजर से बाहर निकला तो इसका मतलब हमारे दिल से भी बाहर निकलेगा, हमारे दिमाग से भी बाहर निकलेगा। तो सर बार बार कांटेक्ट में रहना है। बार बार कांटेक्ट में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करना पड़ेगा। आपको ऐसे बहाने ढूंढने हैं, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं जिनके कारण क्या हो कि आपको मजबूरी में आपको क्या हो कि उन सारे वर्ड्स के बराबर कांटेक्ट में रहना पड़े। और उन सारे वर्ड्स के बराबर कांटेक्ट में रहने का सबसे बेहतर तरीका है रीडिंग। रीडिंग इज द बेस्ट वे टू रिमेन इन कांटेक्ट विद द वर्ड्स, राइट। तो इसके अलावा बहुत लोग आपको सजेशन देंगे कि आप इंग्लिश मूवी देखो। बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो इंग्लिश मूवी भी देखा करो। कोई ऐसा वर्ड्स का कोई गेम है, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है तो वर्ड्स का गेम भी खेलो। वर्ड गेम खेलने से भी क्या होता है कि आपका ब्रेन ट्रेन होता है, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, राइट। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका वो रीडिंग है। अब देखो कोई लोग यहाँ पर आपको सजेशन देगा कि आप द हिंदू पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप द हिंदू ही पढ़ो, मैं कहता हूं कुछ भी पढ़ो, जितना आपका ब्रेन समझ सकता है, जिसके लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, सब कुछ पढ़ो। शुरुआत में वैसे चीज पढ़ो जिससे आपका इंटरेस्ट बने। वैसे चीजों को मत पढ़ना कि पहले दिन से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आप द हिंदू भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, बिजनेस लाइन भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो, द टेलीग्राफ भी पढ़ सकते हो। कुछ भी पढ़ो। बच्चा का कोई अगर लिटरेचर का किताब है उसको पढ़ लो, 7-8 का कोई किताब है उसमें स्टोरी लिखा हो उसको पढ़ लो। कुछ भी पढ़ो। मोबाइल में अगर कोई आर्टिकल आ गया, ट्विटर पे किसी ने ट्वीट कर दिया, कोई महान कोई ग्रेट पर्सनालिटी है, कोई लीडर है, अगर उसने ट्वीट किया उसके ट्वीट को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इंग्लिश के कंटेंट को हर दिन पढ़ो। आपको एक प्रॉमिस करना होगा, खुद से एक प्रॉमिस करना होगा, कमिटमेंट आपको लेना होगा कि हर दिन हम इंग्लिश के कंटेंट को पढ़ेंगे। इससे आपका जो स्पेलिंग होता है ना बहुत करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका क्या फायदा होता है इसमें? जब आप नया नया वर्ड से विजिट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसका मीनिंग जानने का कोशिश करते हो। आपको एक वर्ड का मैं लिस्ट दे दूं और बैठ करके सभी का मीनिंग आप डिक्शनरी में चेक करते रहना, कभी भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ इंग्लिश का कंटेंट पढ़ रहे हैं, वहां पर अगर हमें एक नया वर्ड मिल जाए ना, तो वो वर्ड हम कभी भी नहीं भूलेंगे। वो वर्ड को अगर मीनिंग उसको चेक भी करेंगे ना, तो हमें एक कहानी मेरे पास एक बना रहेगा। अगर फ्यूचर में वो वर्ड कभी रिपीट होता है तो हमें तुरंत हमारा माइंड जवाब देगा, रिलेट कर पाएगा कि हाँ एक बार हम किसी व्यक्ति के ट्वीट पढ़ रहे थे तो उनके ही ट्वीट में ये वर्ड मैंने पहली बार देखा था, तो उसी समय फर्स्ट टाइम इस वर्ड से मेरी मुलाकात हुई थी। तुरंत हमारा ब्रेन रिलेट करने लगता है। तो रिलेशन तभी बन पाएगा, हमारा माइंड किसी चीज को एसोसिएट तभी कर पाएगा जब हम रीडिंग करेंगे। तो इसलिए रीडिंग करके चलना है। उसके बाद क्या होता है?
हर किसी व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग सेंटेंस का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, अलग अलग उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप अपने अंदर वेरिएशन लाओगे ना, तो आप भी चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि आज के जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत हाई लेवल का इंग्लिश होता है। बहुत हाई लेवल का मतलब है कि वहां पर वैसे वर्ड्स को यूज नहीं करते, एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गए, वैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं जो वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ में, कॉमन लाइफ में बहुत ही फेमस है। जैसे देखो एग्जाम्पल में एक बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया, ध्यान देना, मैंने आपको एक वर्ड बताया अर्जेंट, एक वर्ड है अर्जेंट। तो अर्जेंट का मतलब क्या है बताओ? सबको पता है कि अर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही मतलब क्या है, इमरजेंसी है ना। तो अर्जेंट का मतलब है कि जिसमें हम डिले नहीं कर सकते हैं। मतलब अर्जेंट ऐसा वर्ड है ना कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है अर्जेंट काम से जा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अर्जेंट का मीनिंग आपको पता है कि नहीं पता? पहले से पता है, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, रटना भी नहीं पड़ा। तो ये वर्ड आपको कैसे सीखे, ये वर्ड आपको आपके माइंड में कैसे है और कैसे आप इसके मीनिंग को समझते हैं? तो कारण है कि ये वर्ड हमारे कॉमन लाइफ में, हमारे जन साधारण में पहले से बहुत ही पॉपुलर है कि अनपढ़ व्यक्ति भी अर्जेंट बोल देता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश से कोई मतलब भी नहीं है, कभी स्कूल गया भी नहीं है, 60-70 साल के कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो भी बोलते हैं कि अर्जेंट काम से जा रहे हैं। तो कारण है कि जो चीजें हमारे लोगों के बीच में फेमस होती हैं, कॉमन होती है ना, वो चीज हम सुन सुन के सीख जाते हैं, वो हमारे कॉन्टेक्ट में रहता है। हमारे कॉन्टेक्ट में कैसा रहता है कि लोग उसको बराबर यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताना, मैं यहां पर एक वर्ड और लिखता हूं, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा एक्सीडेंट। अब मुझे बताना एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? किसी, शायद ही किसी को पता होगा। अब इसमें से ध्यान देना, अगर मैं 100 लोगों से पूछूं ना कि एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि अर्जेंट का मतलब क्या होता है, तो 100 में से 99 क्या 100% पे लोग बोल देंगे सर कि अर्जेंट का मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है, तो शायद इसमें 10% या 5% ही लोग बता पाएंगे सर कि एक्सीडेंट का मीनिंग ये होता है, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। कारण कारण है कि ये वर्ड हमारे डे टू डे लाइफ में फेमस है ही नहीं, ये वर्ड हमारे कॉमन बोलचाल में है ही नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी एक्सीडेंट वर्ड नहीं बोलेगा। तो ये, और ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, जो मीनिंग अर्जेंट का है ना, वही मीनिंग एक्सीडेंट का भी है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन अर्जेंट का मीनिंग हमें पता है, लेकिन जब एक्सीडेंट एग्जाम में दे दिया तो हमें मीनिंग नहीं पता है। हमारे हाथ पैर फूलने लगे कि बाप ये कौन सा वर्ड पूछ दिया हमसे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वर्ड्स के कांटेक्ट में रहोगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। ऐसे वर्ड तो हम ऐसे भी सीख जाएंगे, बिना एफर्ट लगाए सीख जाएंगे, लेकिन ऐसे वर्ड हमें मिलेंगे कहां से? ऐसे वर्ड हमें मिलेंगे कहां से? आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसे ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे। और एग्जामिनर का भी यही सोर्स है, एग्जामिनर भी यहीं से वर्ड उठा करके सीधा एग्जाम में डाल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, शब्दों के साथ कांटेक्ट बना करके रखना है। जिस तरह से हम लोगों के साथ कांटेक्ट बना करके रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तभी वो लोग हमें याद रहते हैं। इन द सेम वे आपको वर्ड्स के साथ भी कांटेक्ट बनाना है, और कांटेक्ट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है रीडिंग। इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता है वर्ड्स के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए, इसलिए बराबर रीडिंग किया करो। तो हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा स्पेलिंग सही होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है, हमारा बोलने का टोन सही होता है, हम नए नए वर्ड्स से परिचित होते हैं, नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं, हमें दुनियादारी के बारे में पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ना केवल इंग्लिश सीखते हैं बल्कि हमारा जनरल नॉलेज भी अच्छा हो जाता है। इसलिए रीडिंग बहुत अच्छा हैबिट है। लेकिन रीडिंग में थोड़ा सा क्या होता है, हर किसी को इंटरेस्ट नहीं लगता है, हर किसी को मन नहीं लगता है। आजकल तो टिकटॉक का जमाना है, व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, फालतू चीजें, आजकल शॉर्ट्स वीडियोस आ गए, मतलब 60 सेकंड्स का वीडियो है तो फटाफट हम देख करके, हाँ, लोग क्या क्या हिलाता है बैठ करके, कोई कुछ हिला रहा है, कोई कुछ हिला रहा है, लोग देख रहे हैं उसी को। उसमें ब्रेन पे तो एफर्ट लग नहीं रहा है, ब्रेन पे तो प्रेशर लग नहीं रहा है। लेकिन 10 मिनट अगर रीडिंग करने के लिए कह दो ना, तो बस आंख मुंह सब खत्म, सब सब फूल जाएंगे, कोई पढ़ेंगे नहीं, 10 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन रोना रोते रहेंगे, सर मेरा वर्ड मीनिंग नहीं होता, मेरा वोकैबुलरी नहीं होता है। 10 मिनट तो कम से कम समय दो। आप 10 मिनट से शुरुआत करो, कल होकर के आप 1 घंटा भी टाइम दे पाओगे। तो रीडिंग करो, रीडिंग करने से आपका वोकैबुलरी का 70% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रीडिंग पे आदत लगानी है। ये तीसरा चीज देखो क्या करना, मेक योर ओन सेंटेंसेस, मेक योर ओन सेंटेंसेस। ध्यान देना,
कभी भी कोई नया वर्ड अगर आप सीखते हैं, कोई नया वर्ड आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी नया वर्ड मिलता है, ये नया वर्ड आपको ना केवल न्यूज़पेपर से बल्कि कोई व्यक्ति बोल भी सकता है। अगर आप एक अच्छे स्पीकर को सुनते हैं ना, तो वहां से भी कुछ नया वर्ड आपको सीखने को मिल सकता है। तो ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें एक नोट बनाना है। ध्यान देना कि आप एक सेपरेट डायरी रखो, एक सेपरेट कॉपी रखो, वहां पर आप नोट बनाओ। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि आपने अगर कोई नोट्स बनाया तो बाद में आप उस नोट्स को वापस देखो, उसको रिवीजन करो। रिवीजन करना ही नहीं है। केवल अगर कोई नया वर्ड आप सीखे, अगर कोई नया वर्ड आपने सीखा, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वहां पर हमें एक वर्ड मिल गया आउटरेज, हमें एक वर्ड मिल गया आउटरेज। तो आउटरेज का मीनिंग हम नहीं जानते थे, क्या करेंगे, हम डिक्शनरी रेफर करेंगे, हम डिक्शनरी रेफर करेंगे, चेक करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, लोगों का क्रोध किसी चीज के प्रति, ठीक है। तो हम समझ गए कि इसका मतलब होता है गुस्सा। तो केवल हमें मीनिंग जान करके शांत नहीं हो जाना है, हमें एक नोट बनाना है, और नोट में उस वर्ड का मीनिंग नहीं लिखेंगे हम, सीधे हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, अपना खुद का एक सेंटेंस बनाएंगे। तो अपना खुद का सेंटेंस बनाएंगे ना, तो चीजें हमें याद हो जाएंगी। हम सीखते हैं यहाँ पर, एक्चुअल में वहां पर हम करने का काम कर रहे हैं, रटने का काम नहीं कर रहे हैं। और दोबारा आप वापस उस सेंटेंस को देखना भी मत, आप एक बार सेंटेंस बना लो और भूल जाओ कि हम कोई सेंटेंस बनाए थे। फिर देखना कि धीरे धीरे आप खुद रियलाइज करोगे, फील करोगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आप कभी भी आउटरेज वर्ड को भूलोगे नहीं। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मुझे ये वर्ड मिल गया, मान के चलो कि मैं अपने केस में ले लेता हूं, मुझे ये वर्ड मिला, मैंने क्या किया, अपने नोटबुक में मैंने इसका एक सेंटेंस बना लिया। मैंने लिखा द पब्लिक voiced their outrage at the frequent power cuts। तो क्या किया हमने, एक्चुअली हमने क्या किया, यहां पर एक सेंटेंस बनाया, और इस सेंटेंस में हमने अपना वर्ड को यूज कर लिया। इस सेंटेंस में हमने अपना वर्ड को यूज कर लिया, देखो आउटरेज को हमने यूज कर लिया। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अब मैं इस वर्ड को कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही मैं दोबारा देखने वाला हूं। अपने नोटबुक को खोल करके मैं कभी देखने वाला हूं कि मैंने एक सेंटेंस बनाया था आउटरेज से, मैं कभी नहीं देखूंगा, बल्कि एक दूसरा नया सेंटेंस बनाऊंगा। अगर मुझे आउटरेज से अगले 5 सेंटेंस और बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले कौन सा सेंटेंस बनाया मैं उसे दोबारा विजिट नहीं करूंगा, मैं दोबारा विजिट करके उसका उस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। बस आप करते जाओ करते जाओ, कहते हैं ना कर्म करते जाओ फल आपको मिलेगा, तुरंत चिंता नहीं करना उसका। बात समझ में आ रही है। तो तीसरा पॉइंट है कि मेक योर ओन सेंटेंसेस। आपको एक नोट लेना है, एक नोटबुक लेना है, उसमें अपना खुद का सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्यों बनाना है, ताकि वर्ड को हम यूज कर पाए, यूज करने का तरीका हम सीख पाए। और जैसे देखो, अगर आप सेंटेंस बनाते हो, ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस गलत भी होता है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में अगर आप हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर के सेंटेंस बनाते हो तो भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस कम से कम बनाओ, सेंटेंस में कम से कम उस वर्ड का यूज करने का कोशिश करो। तो देखो अब क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस PYQs as much as possible, as much as possible। तो ध्यान देना, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा एक एडवाइस है, रीडिंग का काम तो करना ही करना, इसके पहले मैंने जो कुछ भी बताया उसको तो करना ही करना, लेकिन इसको सबसे ज्यादा फॉलो करना। आपको क्या करना है, पिछले 10 साल का 20 साल का आपको एक मटेरियल उठाना है और वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस, देखो PYQ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो वास्तव में एग्जाम में पूछे गए थे। तो वैसे क्वेश्चन ध्यान देना, वोकैबुलरी से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, चाहे वो सिनोनिम्स के हो, एंटोनिम्स के हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, फिल इन द ब्लैंक हो, जिस भी माध्यम से वोकैबुलरी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप उनका जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा दोहन कर सकते हो, उतना करो, ठीक है। बिना इसके परवाह किए हुए कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 आपसे बन जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन अगर बनाते हो ना वर्ड मीनिंग का, तो 100 के 100 आपसे नहीं बनेंगे, आपसे 20 ही सॉल्व हो पाएगा, 10 ही सॉल्व हो पाएगा। लेकिन बाकी के जो 80 नहीं सॉल्व हो पाए, बाकी के जो 90 नहीं सॉल्व हो पाए, कम से कम उसका वर्ड मीनिंग तो हम जानेंगे।
मान के चलें कि अगर हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग मैं पहले से जानता था, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए क्योंकि मैं उसका मीनिंग नहीं जानता था। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको हतोत्साहित नहीं होना कि हमसे 3 ही क्यों सॉल्व हो पाए, 2 ही क्यों सॉल्व हो पाए, आपको बल्कि ये करना है कि वो क्यों नहीं सॉल्व हो पाया। तो किताब में जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, एक्सप्लेनेशन देखो कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है। और अगर किताब के बुक के एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप गूगल करके देखो, आप उसको वहां से उसके मीनिंग को चेक करो। तो एक्चुअल में पता है आप क्या कर रहे हो, यहां पर अगर फंसोगे ना और फिर आप उसका जब मीनिंग चेक कर रहे हो तो आप समझने का कोशिश कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आप समझने का कोशिश कर रहे हो, आप रटने का कोशिश नहीं कर रहे हो। और यहां पर फिर से आपके ब्रेन को एक एसोसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो वर्ड दोबारा मिले तो आप खुद कहोगे अरे हाँ, हम एसएससी का कोई पेपर था, वहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये वर्ड हमको मिला था पहली बार, और वहां से जब हमने चेक किया इसका मीनिंग तो मुझे पता चला कि इसका मीनिंग ये होता है। और जब दोबारा एग्जाम में वही वर्ड पूछ दिया तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी जो वर्ड आप पहले नहीं सोल्व कर पाए वही वर्ड आप सोल्व कर पाओगे। देखना इसका फायदा होता है कि नहीं होता है। तो प्रैक्टिस हर चीज में चाहिए, ठीक है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना भी अपने आप में क्या कॉन्टेक्ट में रहने का एक बहाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, एक कहावत सुने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो, है ना। तो प्रैक्टिस इंसान को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो ये चीज आपको फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, याद करने के लिए थोड़ा बहुत निमोनिक मेथड होता है उसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल चीज होता है चीजों को याद करने के लिए। तो निमोनिक का मतलब होता है उसमें कहानी गढ़ देना, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा एडामेंट, हमने एक वर्ड लिखा एडामेंट। तो एडामेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एडामेंट का मतलब क्या होता है, एडामेंट का मतलब होता है स्टबर्न, वैसा व्यक्ति जो बहुत ढीठ हो, जो अड़ियल हो, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो ढीठ हो, अड़ियल हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एडामेंट कहते हैं। अब देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ निमोनिक लगा लो। निमोनिक का मतलब होता है कि याद करने का तरीका, आप उसको उसमें कहानी बना दो। तो एडामेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं अड़ा हुआ मैन। हम ऐसे कह सकते हैं अड़ा हुआ मैन, मतलब एक इंसान है जो अड़ा हुआ है, मतलब अपने बात पे अड़ा हुआ है, अड़ियल टाइप का है, अड़ा हुआ है। उसको कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, वो हिलने वाला नहीं है, वो अड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति अड़ा हुआ रहता है ना, वो क्या होता है, ढीठ होता है, स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है। तो अड़ा हुआ मैन याद कर लिए, अडामेंट। तो ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने यहां पर एक कहानी बनाने का कोशिश किया, आपने एक एसोसिएशन क्रिएट करने का कोशिश किया। और जैसे ही हम एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं ना, तो फिर चीजें हमारे ब्रेन में फिट हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ में आप एक ही बार एडामेंट का कितना भी कहानी क्यों ना बना लो, लाइफ में दोबारा अगर अगले 1 साल तक इस वर्ड से अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो ये भी वर्ड आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो बार बार आपको रिपीट करना है। और रिपीट करने के लिए चुपचाप आप रीडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिपीट ऑटोमेटिक होते रहेगा। आपको बैठ कर रिपीट नहीं करना, ऑटोमेटिक रिपीट होता रहेगा और नए नए चीजें भी आप सीखते जाएंगे। तो बस वोकैबुलरी सीखने का यही प्रैक्टिकल तरीका है। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी जादू नहीं है, बस इन्हीं सारे चीजों को फॉलो करिए, बिल्कुल ही आपको वोकैबुलरी में फायदा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।